नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम इतिहास की तैयारी के एक बेहद ही कोर टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं और वो है मुद्रण संस्कृति यानी प्रिंट कल्चर। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ छपाई ने पूरी आधुनिक दुनिया को कैसे बदल दिया, तो यकीन मानिए इसका प्रभाव इतना गहरा था कि इसने साम्राज्यों को हिलाकर रख दिया। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीएससी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नजरिए से यह टॉपिक आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, यानी प्रिंट कल्चर पैदा कहां से हुआ, वहां से लेकर यूरोप की क्रांति, सामाजिक बदलाव, भारत में इसका प्रवेश और अंत में औपनिवेशिक काल के उस दौर तक जाएंगे जहां ब्रिटिश सरकार ने इस आवाज को दबाने की कोशिश की। तो सबसे पहले बात करते हैं मुद्रण संस्कृति की उत्पत्ति की। आमतौर पे हमें लगता है कि प्रिंटिंग प्रेस यूरोप की देन है ना? लेकिन असल में इसकी जड़ें पूर्वी एशिया में गहराई तक फैली हुई हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। प्रीलिम्स के लिए ये बहुत ही हाई यील्ड फैक्ट है। शुरुआत हुई 594 एडी में चीन से, जहां वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का विकास हुआ। फिर 868 एडी तक ये जापान पहुंचा। और इटली तक ये तकनीक कैसे पहुंची? सिल्क रूट के रास्ते 1295 में महान यात्री मार्को पोलो के जरिए। मतलब ज्ञान का ये सफर चीन की शाही नौकरशाही से शुरू होकर यूरोप तक गया। और ये जानना भी दिलचस्प है कि शुरुआती दौर में छपाई को बढ़ावा देने में धर्म का बहुत बड़ा हाथ था। दुनिया की सबसे पुरानी जीवित छपी हुई किताब एक बौद्ध ग्रंथि है, डायमंड सूत्र, जो जापान में छापी गई थी। खैर, अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। चलिए चलते हैं यूरोपीय मुद्रण क्रांति की तरफ, जब हाथ से होने वाली छपाई ने मशीनों का रूप ले लिया। 1430 के दशक में जोहानस गुटेनबर्ग ने कुछ ऐसा किया जिसने इतिहास की धारा बदल दी। उन्होंने जैतून पेरने की मशीन यानी ऑलिव प्रेस की तकनीक में थोड़ा दिमाग लगाया और बना डाला दुनिया का पहला मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस। इसका इम्पैक्ट देखिए, उन्होंने महज 3 साल के अंदर बाइबल की 180 प्रतियां छाप दी। उस जमाने के हिसाब से यह स्पीड किसी चमत्कार से कम नहीं थी। मेंस में अगर विश्लेषणात्मक सवाल आएं तो इस बड़े बदलाव को जरूर मेंशन कीजिएगा। पहले जो पांडुलिपियां होती थीं वो बहुत नाजुक, महंगी और बनाने में मुश्किल होती थीं, लेकिन मशीनी छपाई ने किताबों को सस्ता कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? एक बिल्कुल नया पाठक वर्ग तैयार हो गया। ज्ञान अब सिर्फ कुछ गिने चुने अमीरों या पुजारियों की बपौती नहीं रह गया था। इससे राइटिंग यानी निबंध के लिए ये कोड बहुत ही शानदार है। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने कहा था, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने कैथोलिक चर्च की कुरीतियों को चुनौती देने के लिए इसी प्रिंट का इस्तेमाल किया था। इसी से प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की आग भड़की थी। ये प्रेस की असली ताकत का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है। और ये आग सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं रही। चलिए देखते हैं कि कैसे प्रिंट ने बड़े बड़े सामाजिक बदलावों और क्रांतियों की नींव रखी। जब हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं तो इतिहासकारों का मानना है कि प्रिंट कल्चर ने ही इसके लिए जमीन तैयार की थी। वोल्टेयर और रूसो जैसे विचारकों के लॉजिक और तर्क वाले विचार छपकर लोगों तक पहुंचे। एक नई संस्कृति पैदा हुई, सार्वजनिक बहस की। लोग अब अंधविश्वास छोड़कर सवाल पूछने लगे थे। अब जरा 18वीं सदी के अंत के इस कार्टून को ही ले लीजिए। इसमें सीधे तौर पर कुलीन वर्ग और राजशाही का मजाक उड़ाया गया है। जब ऐसे व्यंग्य चित्र आम जनता के बीच तेजी से फैले तो जाहिर सी बात है, लोगों के मन में राजशाही के खिलाफ गुस्सा भड़कना ही था। तो यूरोप की बात हो गई। अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि ये गेम चेंजिंग तकनीक हमारे अपने भारत में कैसे पहुंची। भारत में प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले भी हमारे पास संस्कृत, अरबी और फारसी में ज्ञान का एक विशाल भंडार था। लेकिन ये सब ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागजों पर लिखे होते थे। ये बहुत महंगे और नाजुक होते थे। इसीलिए हमारे यहाँ ज्ञान काफी हद तक मौखिक ही रहा और आम इंसान की पहुंच से कोसों दूर था। भारत में प्रेस का ये क्रोनोलॉजिकल सफर बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। 16वीं सदी के मध्य में पुर्तगाली जेसुइट्स इसे गोवा लेकर आए। शुरुआत में कैथोलिक पुजारियों ने तमिल और मलयालम में धार्मिक ग्रंथ छापे, लेकिन असली कमर्शियल टर्न तब आया जब 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने भारत का पहला साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार बंगाल गज़ेट शुरू किया। 19वीं सदी आते आते ये प्रेस भारतीय पुनर्जागरण का एक बेहद धारदार हथियार बन गया। आइए समझते हैं कैसे।
एस्पिरेंट्स, ऑब्जेक्टिव मैचिंग वाले सवालों के लिए इस जानकारी को बिल्कुल रट लीजिए। सती प्रथा हो, एकेश्वरवाद हो या जाति व्यवस्था, इन सब पर समाज में तीखी बहसें छिड़ गईं। राजा राम मोहन राय की संवाद कौमुदी हो या उसका विरोध करने वाली समाचार चंद्रिका और ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी जिसने जातीय अन्याय को चुनौती दी, ये सब वर्नैक्युलर यानी हमारी अपनी देसी भाषाओं की प्रेस के दम पर ही मुमकिन हो पाया। इस छपाई ने एक और कमाल का काम किया। इसने उन लोगों को आवाज दी जिन्हें हमेशा खामोश रखा गया था। राष्ट्रसुंदरी देवी की आमार जीवन पहली बंगाली आत्मकथा बनी। ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के संघर्षों को दुनिया के सामने रखा। यहां तक कि कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने भी वर्गीय और जातीय शोषण की हकीकत को लिखकर छाप दिया। और सिर्फ गंभीर लेख ही नहीं, प्रिंट ने राजनीतिक व्यंग्य को भी जन्म दिया। इंडियन चारीवारी जैसे प्रकाशनों ने अंग्रेजी हुकूमत पर ऐसे चुटीले व्यंग्य और कैरिकेचर छापे कि ब्रिटिश सरकार तिलमिला उठी। आलोचना की एक बिल्कुल नई विजुअल भाषा तैयार हो गई थी। अब जब भारतीय प्रेस इतनी आक्रामक हो रही थी तो जाहिर है कि अंग्रेज चुप तो बैठने वाले थे नहीं। तो चलिए चर्चा करते हैं सेंसरशिप और प्रतिरोध के उस कड़े संघर्ष की। राष्ट्रवाद की इस बढ़ती हुई आवाज को कुचलने के लिए 1878 में लाया गया कुख्यात वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। आयरिश कानूनों की तर्ज पर बने इस कानून ने ब्रिटिश सरकार को देसी भाषाओं के अखबारों को सेंसर करने और छपाई की मशीनें तक जब्त करने का अंधा अधिकार दे दिया। लेकिन इस दमन के बाद भी आज़ादी की आवाज़ दबी नहीं। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने अपने लेखन के लिए जेल जाना मंजूर किया, लेकिन लिखना नहीं छोड़ा। इसी संघर्ष को देखते हुए 1922 में महात्मा गांधी ने यह बेहद पावरफुल स्टेटमेंट दिया था कि सरकार जनमत बनाने के औजारों को कुचलने पर उतर आई है। तो दोस्तों, इस पूरे ऐतिहासिक सफर को देखने के बाद आपके इंटरव्यू राउंड के लिए एक बहुत ही गहरी दुविधा छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर, अगर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट औपनिवेशिक नियंत्रण का एक क्रूर उपकरण था, तो आज के आधुनिक लोकतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी और जरूरी रेगुलेशन के बीच सही संतुलन कैसे स्थापित कर सकते हैं? इतिहास की ये पन्ने आज भी हमारी लोकतांत्रिक बहसों को आकार दे रहे हैं। आज हम प्रिंट कल्चर यानी मुद्रण संस्कृति के उस कमाल के सफर पर चलेंगे जिसने आधुनिक दुनिया की पूरी नींव ही बदल कर रख दी। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी तकनीकी चिंगारी आगे चलकर एक ऐसी विशाल आग में बदली जिसने पूरी दुनिया में एक बौद्धिक और सामाजिक क्रांति ला दी। आज के इस सफर के एजेंडा में हम शुरुआत करेंगे ओरिजिन्स ऑफ द प्रिंट से, उसके बाद गुटेनबर्ग्स प्रिंट रेवोल्यूशन, आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन, भारत में इसका असर, और आखिर में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट के ऐतिहासिक टकराव पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, ओरिजिन्स ऑफ प्रिंट, यानी देखते हैं कि ये पूर्वी चिंगारी आखिर कहाँ से आई। मुद्रण का यह सफर पूर्व से पश्चिम की ओर तय हुआ था। कहानी शुरू होती है चाइना से, जहां वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ, जिसमें लकड़ी के तख्तों पर अक्षर उकेर कर छपाई होती थी। उसके बाद ये तकनीक जापान पहुंची, जहां बौद्ध धर्म की डायमंड सूत्रा सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक बनी। और इस सफर का सबसे दिलचस्प मोड़ तो साल 1295 में आया, जब मशहूर यात्री मार्को पोलो चाइना से इस तकनीक का रहस्य एक बेहतरीन सुवेनियर की तरह अपने साथ इटली ले गए। बस यहीं से यूरोप में प्रिंट का बीज बोया गया। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, गुटेनबर्ग्स प्रिंट रेवोल्यूशन, द मैकेनिकल लीप, एक ऐसी मैकेनिकल छलांग जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। एक मजेदार बात यह है कि योहान गुटेनबर्ग ने अचानक से कोई बिल्कुल नई मशीन हवा से नहीं बना दी थी। एक सच्चे आविष्कारक की तरह उन्होंने आसपास की चीजों को जोड़ा। जरा सोचिए, जैतून का तेल निकालने वाली प्रेस की तकनीक, सुनार के रूप में धातु को आकार देने की कला और कांच को ढालने का अनुभव, इन सबको मिलाकर उन्होंने यूरोप की पहली प्रिंटिंग प्रेस तैयार कर दी। एक ऐसी मशीन जो तेल निकालने के बजाय अब नए विचार निकाल रही थी। इस फर्क को थोड़ा और गहराई से समझिए। पहले के जमाने में हाथ से लिखी गई पांडुलिपियां बेहद महंगी, नाजुक और बनाने में महीनों लेने वाली होती थीं। इन तक सिर्फ एलिटिस्ट लोगों की ही पहुंच थी। पर इस मैकेनिकल प्रिंट ने सब पलट दिया। इसने किताबों को सस्ता, तेज और मजबूत बना दिया। एक तरह से ये सच में ज्ञान का असली लोकतंत्रीकरण था। और जानते हैं, इस क्रांतिकारी प्रेस से छपने वाली सबसे पहली पुस्तक कौन सी थी? बाइबल। पहली बार इस विशाल धार्मिक पुस्तक की कई प्रतियां आम लोगों के लिए तेजी से बनाई गईं, जिसने आगे चलकर समाज में विशाल धार्मिक बदलाव की नींव रखी।
आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन थ्रू प्रिंट। देखते हैं कि विचारों की ये आग कैसे फैली। मशहूर धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने एक बार कहा था, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। उन्होंने इसी छपाई का इस्तेमाल रोमन कैथोलिक चर्च की उन कुरीतियों पर प्रहार करने के लिए किया जो सदियों से चली आ रही थीं। उनके लिए छपाई की ये तकनीक ईश्वर का एक ऐसा वरदान थी जिसने धार्मिक एकाधिकार को चुनौती दी और जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। एक साधारण सी तकनीक ने बिल्कुल डिवाइन डिसरप्टर का काम किया। प्रिंट ने कितना बड़ा असर डाला, इसका सबसे सटीक उदाहरण है फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसका सीक्वेंस बड़ा सीधा और दिलचस्प है। सबसे पहले किताबें सस्ती हुईं, फिर साधारण जनता रूसो और वॉल्टेयर जैसे दार्शनिकों को पढ़ने लगी। नए ज्ञान से समाज में परंपराओं और निरंकुश राजशाही पर सीधे सवाल उठने लगे और इसी ने 1789 की क्रांति को जन्म दिया। सस्ती किताबों ने जनता को एब्सोल्यूट अथॉरिटी से जवाब मांगने की ताकत दी। अब इस एक्सप्लेनर का रुख थोड़ा बदलते हैं और आते हैं प्रिंट एंड सोसाइटी इन इंडिया पर। ये देखते हैं कि मुद्रण सुधार का हथियार कैसे बना। अब प्रिंट सिर्फ अमीर या पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित नहीं रह गया था। हाशिए पर खड़े लोगों के हाथ में भी अब ये ताकत थी। इंग्लैंड में महिलाओं के लिए खास पेनी मैगजीन्स आईं और गरीबों के लिए मात्र 1 पैसे में बिकने वाली चैप बुक्स छपने लगीं। ठीक वैसे ही भारत में भी सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे। समाज सुधारकों को एक शक्तिशाली आवाज मिली, जैसे ज्योतिबा फूले ने 1871 में अपनी किताब गुलामगिरी छापी, जिसने जाति व्यवस्था और सामाजिक अन्याय की कड़ी आलोचना की। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में प्रिंट ने एक यूनिफाइंग फोर्स का अद्भुत काम किया। खबरों और नए विचारों के लगातार आदान प्रदान ने अलग अलग समुदायों के बीच एक साझी पहचान बनाई। छपाई ने मानो पूरे उपमहाद्वीप को एक ही सूत्र में पिरो दिया था। आखिर में चर्चा करते हैं 5वें और आखिरी हिस्से की, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878, द क्रैकडाउन, एक ऐतिहासिक और कड़ी कार्रवाई। इस टकराव को अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो यहाँ 2 बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण थे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी सरकार को लगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने और आगे किसी भी बगावत को रोकने के लिए इन देशी अखबारों पर कड़ी निगरानी बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय नेताओं के अनुसार ये स्थानीय अखबार राष्ट्रवाद जगाने और अंग्रेजी शासन की बुराइयों को उजागर करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन थे। अंग्रेजी शासन के खिलाफ लगातार बढ़ती इन आवाज़ों को शांत करने के लिए वाइसरॉय लॉर्ड लिटन ने 1878 में एक कानून लागू किया, जिसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कहा गया। ये कानून आयरलैंड के अत्यंत कठोर प्रेस कानूनों पर आधारित था और इसका सीधा निशाना वो भारतीय अखबार थे जो अंग्रेजी की बजाय स्थानीय भाषाओं में छपते थे। ये एक्ट बड़ी ही निर्ममता से और बहुत ही आसान 3 कदमों में काम करता था। पहला, अगर सरकार को किसी अखबार में राजद्रोह का शक होता तो उसे एक औपचारिक चेतावनी दी जाती। दूसरा, अगर उस चेतावनी को अनदेखा किया जाता तो सीधे तीसरा कदम, सरकार बिना किसी अपील के उस प्रिंटिंग प्रेस और पूरी की पूरी मशीनरी को ही जब्त कर लेती थी। पर क्या इस कड़े दबाव ने राष्ट्रवादी आवाज़ों को चुप कर दिया? बिल्कुल नहीं। इस सख्ती ने बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं को और ज्यादा प्रेरित किया। उन्होंने इस एक्ट के बावजूद अपने मराठी अखबार केसरी के माध्यम से सरकार का विरोध जारी रखा और जनसाधारण को इस आंदोलन से मजबूती से जोड़े रखा। आखिरकार इस कहानी में एक सकारात्मक मोड़ तब आया जब इन कठोर नियमों के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश देखा गया। लोगों के विरोध का असर इतना मजबूत था कि 1881 में नए वाइसरॉय लॉर्ड रिपन को इस विवादास्पद कानून को रद्द ही करना पड़ा। इस निर्णय ने लॉर्ड रिपन को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में एक अलग पहचान दी। इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए एक बेहद प्रासंगिक सवाल पीछे छूट जाता है। मुद्रण क्रांति ने अभिव्यक्ति की आज़ादी और मीडिया पर सरकारी नियंत्रण की जो चर्चा उस दौर में छेड़ी थी, क्या वो आज इस इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के युग में भी उतनी ही रेलेवेंट नहीं है? सोचिए जरूर कि शुरुआती प्रिंटिंग प्रेस से निकली वो चिंगारी आज भी हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को कैसे आकार दे रही है। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे रिवाइज करते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी मजबूती से जारी रखें।